नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण से दोस्तों क्वेश्चन आता है और इस बार सीटेट में लगभग 3-4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है इससे, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी मानव के विकास में, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, मानव जाति हो चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी प्रजाति का हो, उसके विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 50-50% योगदान होता है। किसी भी मानव के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है, ना कि किसी एक का, ठीक है। या तो केवल आनुवंशिकता नहीं हो, केवल आनुवंशिकता ही योगदान नहीं होगा, ठीक है, ना ही केवल वातावरण होगा, दोनों का क्या होगा, संयुक्त रूप से किसी भी मानव के विकास पर जो है असर पड़ेगा, ठीक है। तो आज आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में एक बेहतरीन ढंग से नोट्स हाथ से बनाया हुआ है, आपके सामने लाए हैं। क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर बहुत यूट्यूब पर आप देखे होंगे, लेकिन इस तरह से जो नोट्स जिस तरह से इस बार हम बनाए हैं, इस तरह से आप जो है नहीं देखे होंगे। तो इसको आप बेहतरीन ढंग से पढ़ें, इससे आपको क्वेश्चन जो है ज़रूर है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो एक बेहतरीन ढंग से आज पढ़ाई होगा इसका। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माता पिता एवं अपने पूर्वजों से जो गुण, रंग, रूप, स्वभाव, आकार आदि लक्षणों को प्राप्त करना क्या है, आनुवंशिकता कहलाता है। यानी माता पिता एवं पूर्वजों से जो भी गुण, रंग, रूप, स्वभाव, आकार आदि जो हम प्राप्त करते हैं, जो भी लक्षण हम प्राप्त करते हैं, वही क्या है, आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आनुवंशिकता को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वातावरण पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आनुवंशिकता को समझिए। आनुवंशिकता क्या होता है, या वंशानुक्रम कहिए या आनुवंशिकता कहिए, एक ही बात होता है। वंशानुक्रम को ही आनुवंशिकता भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हेरिडिटी इसका स्पेलिंग होता है, इंग्लिश में क्या होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, समझिए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, HEREDITY, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो समझ गए कि माता पिता या फिर अपने पूर्वजों से जो भी गुण है, रंग, रूप है, स्वभाव, आकार, लक्षण आदि जो भी हम प्राप्त करते हैं, वही आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि माता पिता के अपने तथा अपने पूर्वजों के गुण अपने संतान में जीन्स के द्वारा आता है। ये पहनने वाला जीन्स नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पहनने वाला जीन्स नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो है क्या है, हमारे गुण, लक्षण आदि जो होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला ये जीन्स है, ठीक है, समझ गए। तो माता पिता और अब जो के अपने तथा अपने पूर्वजों के गुण जो अपने संतान में जो हस्तांतरित होता है, वो किसके द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा। क्या होता है, जीन्स के द्वारा। इसको जीन भी बोला जाता है, आप जीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीन्स के द्वारा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए पितरैक, या इसको जीन्स को जो है आप पितरैक भी बोला जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है, पितरैक, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। जीन्स का दूसरा नाम पितरैक है। वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक कौन होते हैं, तो जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु पाए जाते हैं, पहला याद रखिएगा डीएनए और दूसरा आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पूछ देगा कि जीन्स में जो है मुख्य रूप से कौन सा अणु पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। प्रत्येक गुणसूत्रों या फिर इसको वंश सूत्र भी आप कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रोमोजोम बोलते हैं। प्रत्येक गुणसूत्रों में लगभग 3000 जीन्स होते हैं। क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में जो है क्या होता है, लगभग जो है 3000 जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। जब किसी गुण से संबंधित दोनों जीन बालक में समरूप होते हैं
तो वैसे बालक को होमोजाइगोस बालक कहा जाता है। क्या होता है, जब किसी गुण से संबंधित दोनों जीन अब बालक में क्या होता है समरूप होते हैं, तो वैसे बालक को होमोजाइगोस बालक कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब बालक में दोनों जीन समान होता है तो उसे गुण को क्या कहते हैं, होमोजाइगोस बालक हम कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। आगे है जब दोनों जीन भिन्न भिन्न हो, यानी कि जब दोनों भिन्न बालक में अलग अलग हो तो उसे हेट्रोजाइगोस बालक हम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हेट्रोजाइगोस बालक कहा जाता है। ठीक है, तो होमोजाइगोस बालक में क्या होता है, जीन जो है दोनों प्रकार के जीन समान होते हैं, और होमोजाइगोस में दोनों प्रकार के जीन समान होते हैं, और हेट्रोजाइगोस में क्या होता है दोनों जीन जो है क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए सभी जीवों में वंशसूत्र या क्रोमोजोम जोड़े में होते हैं। सभी जीवों में क्या होता है, वंशसूत्र या क्रोमोजोम जोड़े में होते हैं। मेल फीमेल दोनों में क्या होता है, जोड़े में होते हैं। 23 जोड़ियाँ जो है क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, मानव में भी, पुरुष में भी और महिला में भी। ठीक है, तो वही चीज़ हम आगे पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट जो है आप लोग नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव जाति में वंशानुक्रम की कुल संख्या 46, कुल संख्या कितना होता है 46, या फिर 23 जोड़ी में कितना होता है 23 होता है। ठीक है, मानव जाति में चाहे पुरुष जाति हो चाहे महिला जाति हो 46 जो है क्रोमोजोम पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जोड़ी जो है कितना होता है 23 जोड़ी होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए पुरुष में 46 गुणसूत्रों के 22 जोड़े के गुणसूत्र ही अपने अपने जोड़ीदार के समान होता है। पुरुष में जो है कितना टोटल 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है पुरुष में, जिसमें से 22 जोड़ा क्या होता है गुणसूत्र अपने अपने जोड़ीदार के समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जो है गुणसूत्र पुरुष में असमान होता है। क्या होता है 23वां जोड़ा जो है पुरुष में क्या होता है असमान होता है, यानी कि XY होता है। यही 23वां जोड़ा जो होता है जिसे हम यौन क्रोमोजोम कहते हैं, यौन क्रोमोजोम यही लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, 23वां जोड़ा को हम क्या कहते हैं, यौन क्रोमोजोम कहते हैं, जो लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेईसवीं जोड़ी का एक गुणसूत्र लंबा छड़ीनुमा होता है। ठीक है, तथा इसमें इसे X वंशसूत्र कहते हैं। दूसरा वंशसूत्र छोटा गोल सा होता है जिसे हम Y गुणसूत्र कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो मानव में गुणसूत्र पाया जाता है, जैसे पुरुष में XY जो गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें X जो गुणसूत्र होता है ये लंबा होता है। क्या होता है, ये लंबा होता है, जबकि Y जो होता है ये क्या होता है छोटा होता है यानी गोल होता है। ठीक है, और ये X जो होता है ये लंबा यानी छड़ीनुमा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। महिला में क्या होता है, तो महिला में भी यहाँ पर देख लीजिए, नारी में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र समजात होती है, क्योंकि ये पुरुष के X गुणसूत्र के जैसे होते हैं। महिला में कौन सा गुणसूत्र होता है 23 जोड़ी, जिसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है महिला में, और XY जो है पुरुष में पाया जाता है, जिसमें X गुणसूत्र क्या होता है लंबा होता है छड़ीनुमा, और Y जो है गोल छोटा यानी गोला होता है, गोल होता है। X गुणसूत्र क्या होता है लंबा और छड़ीनुमा होता है, ये याद रखिएगा। पुरुष में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है और महिला में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें पुरुष में क्या होता है 23वां जोड़ा जो होता है ये जो है क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन नारी में जो 23वां जोड़ा क्या होता है एक समान होता है। 23वां जो पुरुष का जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग निर्धारण करता है, जिससे 23वां जोड़ा क्या होता है लिंग निर्धारण करता है, जिसे यौन क्रोमोजोम हम कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम यौन क्रोमोजोम हम कहते हैं 23वां जोड़ा के। पुरुष का 23वें जोड़े गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं यौन क्रोमोजोम। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिए पुरुष की 23वीं जोड़ी में X व Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23वां जोड़ा में क्या होता है X व Y गुणसूत्र होता है, जिसमें X लंबा छड़ीनुमा होता है और Y क्या होता है छोटा यानी कि गोल होता है। ठीक है, यही जो है लिंग निर्धारण करता है। समझ गए, लिंग निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है पुरुष का होता है, न कि महिला का। समाज में ये भ्रांतियाँ बनी हुई है, ये रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है जो महिला पर अत्याचार होता है कि जो लड़की जब पैदा होता है महिला को तो उसको कोसा जाता है कि इसका जिम्मेदार तुम हो। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये इसका पूरा जिम्मेदार कौन है, तो ये पुरुष है। ठीक है, ये कौन है, ये पिता जो है यही करता धरता होता है, क्योंकि इसके पास तो X और Y गुणसूत्र है, जबकि महिला के पास दोनों समान है।
जो भी जो गुणसूत्र देगा, जो भी क्रोमोसोम जाएगा वो इसमें से इसी में से कोई जाएगा, न कि इसमें से अलग अलग होगा, क्योंकि इस दोनों में समान है। जो अलग अलग है तो इसमें है, क्योंकि जब मेल होगा तो इसमें से एक्स एक्स जाएगा तो क्या होगा, लड़की होगा, और एक्स वाई जाएगा तो क्या होगा, लड़का होगा। तो ये इसका तो पूरा पूरा निर्धारण, लिंग का निर्धारण तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है, न कि महिला गुणसूत्र के द्वारा। तो दोस्तों हमें ये भ्रांतियाँ दूर करनी चाहिए अपने मन से कि महिला जो होती है वो जो है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये पुरुष होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नारी में जो है 23वीं जोड़ी होता है वो एक्स एक्स होता है, जो क्या होता है, गुणसूत्र छोटा होता है, ठीक है, और गोल होता है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र लंबा होता है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र क्या होता है, लंबा और छरीनुमा होता है, वाई छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये माता का जो है गुणसूत्र है एक्स एक्स, और ये पिता का गुणसूत्र है, ठीक है। इसमें से दोनों में क्या है, एक्स है, इसमें एक्स और वाई है। जब दोनों को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इसमें से जब एक एक्स लेते हैं और इसमें से एक एक्स लेते हैं तो एक्स एक्स हो जाता है, लड़की, ठीक है। और जब इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं और इसमें से वाई लेते हैं तो होता है लड़का, ठीक है। यहाँ पर और ऊपर थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पर समझिए। अब इसमें से जब हम एक एक्स लिए और इसमें से एक्स लिए तो हो गया लड़की, दोनों एक्स एक्स क्या होता है, लड़की। और इसमें से हम क्या लिए, एक्स लिए, और इसमें से हम वाई लिए तो क्या हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। एक्स वाई क्या होता है, लड़का, और एक्स एक्स क्या होती है, लड़की, ठीक है। देख रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में जो है लड़की होने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है, ना कि महिला, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आशा उम्मीद है कि इसको समझे होंगे आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है, स्थिर होता है। वंशानुक्रम क्या है, स्थिर इकाई है, क्या है, ये स्थिर होता है, इसमें परिवर्तन, ये चेंजिंग नहीं होता है इसमें। ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होता है, ये जो है मतलब अस्थिर रहता है, ठीक है, ये बदलता नहीं है जल्दी, ठीक है। लेकिन वातावरण क्या होता है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। लेकिन वंशानुक्रम क्या है, ये स्थिर इकाई है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देख लीजिए, क्रोमोसोम के जोड़े में मुख्यतः 3 असमानताएं होती है, ये याद रखिए। क्रोमोसोम के जोड़े में मुख्यतः 3 असमानताएं होती है, कौन सा, तो यहाँ पर समझिए। पहला होता है एक्स एक्स वाई, जिस एक्स एक्स वाई एक एक्सेप्शन कभी कभी होता है, ठीक है। एक्स एक्स वाई में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो देखने में तो पुरुष जैसा होता है, लेकिन पुरुष का गुण उसमें नहीं होता है, ठीक है, उसमें पुरुष का गुण नहीं होता है, जिसे क्लाइफेल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइफेल्टर्स। आप देखे होंगे जो होता है किन्नर देखते होंगे, किन्नर जो होता है वो इसी में, उसमें एक्स एक्स वाई जो है क्या होता है, असमानताएं क्रोमोसोम का पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है एक्स ओ, इसमें क्या होता है, देखने में महिला जैसी लेकिन महिला का गुण नहीं होता है, जिसे क्या कहते हैं, टर्नर्स, या फिर हम बांझ कहते हैं। जिस महिला को बच्चे नहीं होते उसमें क्या होता है, एक्स ओ गुणसूत्र का जो है असमानता पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे है एक्स वाई वाई, क्या है, एक्स वाई वाई असमानता पाए जाने पर क्या होता है, बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, समझ गए, क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ठीक है। अगला है जुड़वा बच्चे के प्रकार। क्या है दोस्तों, जुड़वा बच्चे के प्रकार। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें एकांकी जुड़वा बच्चा होता है और दूसरा होता है भ्रातृय जुड़वा बच्चा। क्या होता है, पहला एकांकी जुड़वा बच्चा और दूसरा है भ्रातृय जुड़वा बच्चा। तो आइडेंटिकल ट्विंस पहले पढ़ते हैं, यानी एकांकी जुड़वा बच्चा। आइडेंटिकल ट्विंस में देख लीजिए, ऐसे बच्चे माँ के एक ही गर्भित अंडाणु को, क्या होता है, एक ही गर्भित अंडाणु को 2 भाग में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से भागों में बंटकर 2 बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। इसे ही एकांकी जुड़वा बच्चा हम कहते हैं। क्या होता है, एकांकी जुड़वा बच्चा। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ऐसे बच्चे माँ के एक ही गर्भित अंडाणु को 2 स्वतंत्र भागों में बंटकर 2 बच्चे को जन्म देती है, इसे हम क्या कहते हैं, एकांकी जुड़वा बच्चा, ठीक है। इसमें दोनों बच्चा लड़का हो सकता है या फिर लड़की, ठीक है, क्योंकि एक ही गर्भित अंडाणु से कट के बना है, इसलिए या तो दोनों बच्चा लड़का होगा या फिर दोनों लड़की होगी, ठीक है। ज़्यादातर जो है आइडेंटिकल ट्विंस ही हमें देखने को मिलता है समाज में, ठीक है। फैटर्नल ट्विंस जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए फैटर्नल ट्विंस में देख लीजिए, क्या होता है कि ऐसे बच्चे माँ के 2 अंडाणु, क्या होता है, ऐसे बच्चों में जो है माँ के 2 अंडाणु एक ही साथ पिता के 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाता है, इसे हम भ्रातृय जुड़वा बच्चा कहते हैं, ठीक है। माँ के 2 गर्भित अंडाणु जो होते हैं ये पिता के 2 शुक्राणु के साथ क्या होते हैं, मेल करते हैं, इससे क्या होता है कि जो है
भ्रातृ जुड़वा बच्चा यानी फैटर्नल ट्विंस पैदा होता है। ठीक है, इसमें या तो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की। ठीक है, यानी तो दोनों लड़का या दोनों लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर एक लड़का और एक लड़की होता है फैटर्नल ट्विंस में। ठीक है, समझ गए इसको? उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस को समझे होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एकांकी जुड़वा बच्चा में भ्रातृ जुड़वा बच्चों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। क्या होती है? एकांकी जुड़वा बच्चा में भ्रातृ जुड़वा बच्चों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। क्यों? क्योंकि एकांकी जुड़वा बच्चा जो है एक ही गर्भित अंडाणु को से कटकर बना हुआ होता है, और जो भ्रातृ जुड़वा बच्चा क्या होता है, दो अलग अलग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समानता होता है इसके अपेक्षा। ठीक है, ये याद रखेगा। अब एक होता है पोष्य बच्चा। पोष्य बच्चा यानी जिस किसी बच्चे को जैसे दूसरे कोई पाला है। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा है, वो मान लीजिए उसको कहीं दूसरे जगह, एक बच्चा है जिसको कहीं दूसरे जगह रखा जा रहा है, उसको वहाँ पे सारा चीज़ सुविधा दिया जा रहा है, वहाँ पे जो है उसका देख रेख किया जा रहा है, तो वही पोष्य बच्चा होता है। तो पोष्य बच्चों की बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का समान महत्व होता है, न कि किसी एक का। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, नियम देखिए अलग अलग तरह से इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन लास्ट स्टेज पर जहाँ पर आया गया वो यही आया है। ठीक है, कि पोष्य बच्चों की बुद्धि के निर्धारण में जो है वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का समान महत्व होता है, न कि किसी एक का। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पोष्य बच्चों के बुद्धि के निर्धारण में वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों का जो है समान महत्व होता है, न कि किसी एक का। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे। चलिए अब जो है आनुवंशिकता के कुछ नियम है, लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इस सिद्धांत और नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर जोहान ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, या फिर जोहान ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के एक जो है बहुत ही गरीब परिवार के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने विभिन्न तरह के मटरों को संकरित कर आनुवंशिकता के आधारभूत नियम दिए। आनुवंशिकता का आधारभूत नियम जो है कौन दिया था सबसे पहला? तो ये मेंडल ने ही दिए थे, मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है हम अगले वीडियो में और भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।